सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाक फौज आइन और कानून की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती है। आज आईजी सिंध के वाक़े पर फौज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल होने की खबर ये इस बात को सच साबित कर दिया है। इस बात ने, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपना वादा पूरा कर दिखाया। ISPR के मुताबिक मज़ार कायद पे हुर्मती के मामले पर कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अफसरान ने जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात पर मुतल्लिका ऑफिसर को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा का कहना है कि मज़ार कायद की बेहुरमती के वाक़े पर अवाम की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए रेंजर्स ISI पर शदीद अवामी दबाव था। अफसरान ने अपनी दानिस्त में पुलिस की कार्रवाई को सुस्त रवि का शिकार पाया। इस हवाले से जिम्मेदार और तजर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर इन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे दो रियासती इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। फौज की इंक्वायरी और फिर इस पर एक्शन एक एहसन और अच्छा फैसला है जिसे जितना भी सराहा जाए कम है। यह भी सच है कि गैर जानिबदार, बर वक्त और शफाफ इंक्वायरी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबित किया कि वो कानून की बालादस्ती और रिवायात के पासदार है। आर्मी चीफ के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पाक फौज के अंदर खुद एहतसाबी का निजाम किस कदर मजबूत और शफाफ है। आमतौर पर ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कर दिखाया है। आर्मी चीफ के इस एक्शन को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी सराहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इससे इदारों के वकार में इजाफा होता है, यह शुरुआत है और इसे जमहूरियत के लिए आगे लेकर चलेंगे। बिलावल का खैर मकदम अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह होती कि सिंध हुकूमत मज़ार कायद बेहुरमती वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करती। लेकिन इस हवाले से अफसोसनाक खबर यह है कि इस वाक़े की FIR ही वापस ले ली गई है। पुलिस ने इस केस को झूठा करार दिया है। मज़ार कायद पर सियासी नारेबाजी करके कौन तकद्दुस पामाल करता रहा, इसका नजारा मीडिया के जरिए सबने देखा। लेकिन शर्म की बात है, शर्मनाक बात है कि लीगी रहनुमा सफदर अवान मुआफी मांगने की बजाय यही जुर्म हर साल करने का ऐलान कर चुके। इदारे खुद एहतसाबी की मिसाल कायम करें और जिन्हें ये मिसाल कायम करनी चाहिए थी वो सिर्फ सियासतबाजी पर तवज्जो रखें। आज इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबडोग साहब मेरे साथ हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर आज रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया है। एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि ये आर्मी चीफ या आर्मी ने तो चले कार्रवाई कर ली कि उन्होंने जज्बात में इस तरह का कदम उठाया अफसरान ने। उस दिन तो मैं भी जज्बाती था, पूरी कौम जज्बाती थी। अगर यहां पर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत नहीं है, उनका एहतराम नहीं है, उनकी अकीदत नहीं है, वहां पर खड़े होकर अगर कानून तोड़ा जाता है, उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर तो कोई महफूज नहीं है। तो उन जज्बात का क्या होगा? सिंध पुलिस के कोई जज्बात नहीं है, उनको इस पर शर्म नहीं आती कि FIR जो है जी वो झूठी, सबने देखा कि वहां पर क्या हुआ, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखें, एक तरफ तो इतनी अच्छी मिसाल है कि उसको कोट करना हमारा हक बनता है, यानी वो इदारा फौज का जिसके बारे में आपकी PMLN दिन और रात तनकीद करती है, और ये मौका ऐसा था कि उनकी तनकीद का जवाब तो ऐसे होना चाहिए था कि कह देते कि जी बिल्कुल इसमें ये लोग खुद शामिल हैं, फौज का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हुई। और जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, तो एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि ये एक ड्रामा किया जा रहा है जी, मगर दूसरी तरफ खुद एहतसाबी का जरा निज़ाम देखिए कि जैसे आर्मी चीफ ने, एक तो ये कि उन्होंने इसमें बाकायदा दखल अंदाजी की जो करनी चाहिए थी, और ये कहने पर की, उनकी रिक्वेस्ट पर की कि इसकी इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने जो वादा किया उसको निभाया, इंक्वायरी भी की और उसका शफाफाना तरीके से जो नतीजा था वो भी कौम के सामने रख दिया। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं आपको, और ख़ासकर सियासी मैदान में कोई ऐसा किस्सा सुना दें जिसमें कोई मामला, उसकी एक इंक्वायरी इतनी तेज़ी से वक्त के अंदर की गई हो और बजाते खुद उनका एक सिलसिला चला हो और उसकी जो सज़ा है वो भी दुनिया के सामने रख दी गई हो। इतनी आज़ादाना और शफाफाना तरीके से ये काम हुआ हो, आपको कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर दूसरी जो बुरी मिसाल है वो उस सूबे की है कि उस सूबे ने ये ऐसा माहौल खुद पैदा किया कि जिसमें रेंजर्स को और ISI को ये उसकी वजह नहीं बननी चाहिए थी
कि उन्होंने जज्बात के तहत और अवामी दबाव के पेश नज़र खुद बढ़कर ये काम किया। गो उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी, ये बिल्कुल पुलिस का काम था, उन्हें करना चाहिए था। पर जैसे आप कह रहे हैं, वो तो इंक्वायरी तक दबा के बैठ, FIR तक जो है उन्होंने वापस ले ली। ये हालत है। यानी किसने नहीं देखा, बाकायदा उसकी जो वीडियो है वो सब ने देखी, और उसके बाद भी आप ये कहें कि नहीं जी ये तो FIR नहीं बनती, और जिसने ये काम किया जैसे आपने कहा वो ये कहे कि मैं हर साल ये जो है ये वायलेशन करूँगा जी, तो ऐसे लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं। कि सिंध का सूबा जो है उसमें हर तरह का काम हो सकता है जी। जब आप अपना काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इस तरह करेगा। मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मगर शर्म आनी चाहिए कि जो काम आपका था वो किसी और ने किया, और उस पर इतनी जो है शफाफ इंक्वायरी हुई कि बाकायदा वो जो इदारा है उसने ये नहीं देखा कि इसमें कहीं हमारे नाम पे धब्बा ना आ जाए। जो काम जैसे हुआ था वैसे ही कौम के सामने रख दिया, और जो 2 अफसरान, एक नहीं 2 अफसरान जो इसमें शामिल पाए गए, उनको फौरी तौर पर उनके मनसब से अलग कर दिया गया। सही है। अच्छा असद खरल साहब, ये क्या अब हम पुलिस के बारे में क्या कहें कि दिन दिहाड़े सबके सामने कोई भी वाकया हो जाए इस तरह से, कायद आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। वहाँ पुलिस कहाँ है? सिंध पुलिस के वहाँ जज्बात क्यों नहीं उधर जागते? उनके वहाँ जज्बात क्यों नहीं मुजर होते? उस पर क्यों नहीं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ कहते हैं कि जी हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आर्मी चीफ को तो इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वज़ीर आला सिंध, क्या वो उन पुलिस अफसरान के बारे में भी कोई एक्शन लेना पसंद फरमाएंगे जिन्होंने मज़ार कायद पर जो एक बेहुरमती हुई और उसके ऊपर जो FIR वापस ली? वही वाक़या जिसको उस वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा कि ये वाक़या गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि आर्मी की खुद इंसाफी तो आपने देख ली, यही बार बार ये चीज़ आती है हमारे सामने कि जो वहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो तो आपने देखा, लेकिन क्या जो सियासी हुकूमत है जिसके अंडर पुलिस है, वो पुलिस की इस बेहिसी पे, इस लाकानूनियत के ऊपर, इस मुजरमाना फेल के ऊपर, क्या वो भी कोई इंक्वायरी करेगी? क्या वो भी किसी के खिलाफ एक्शन लेगी? आपको याद होगा कि एक वज़ीर आला सिंध ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? उस कमेटी ने क्या अब तक एक्शन लिया? वो SHO, वो SP, वो DIG, वो IG जिन्होंने इस वाक़े पे मुजरमाना बेहिसी का मुजाहरा किया और उससे ऊपर ये कि FIR जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी। यानी उनके नज़दीक तो बानी पाकिस्तान के मज़ार पे जाके बेहुरमती करें, इस तरह के वाक़यात करें तो उनको कोई पूछेगा नहीं। यही और FIR अगर हो भी जाए ठीक है तो वो भी खत्म कर दी। बाबर साहब, इसका क्या मतलब है कि कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो हर साल ये जाकर करूंगा, तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कहे कि जी बिल्कुल ये जब तक PDM है, हम इत्तेहादी हैं, उसमें नून लिख के, ये और किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस तरह से बेरुमती कर सके, या ये सबको इजाजत देने लगे आप कि जी कायद आज़म के मज़ार पर जाएं, आप जंगला फैलाएंगे, वहां जाके आप नारे लगाएं, इस तरह से आप अंदर जाकर ये सब कुछ कर सकते हैं? या तो ये सबको इजाजत होगी या कैप्टन सफदर साहब के लिए हर साल है? सभा साहब इजाजत दे दी है, जब पुलिस ने ही अपना केस वापस ले लिया, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो मर्जी जाए, जो मर्जी जाकर वहां पर मज़ार का तकद्दुस जो है उसको खराब करे और उसके बाद आ जाए और पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मुझे एक बात बताएं, एक फेडरल मिनिस्टर, उसके साथ एक डिप्टी अपोजिशन लीडर, वो FIR दर्ज करवाने जाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती, FIR दर्ज नहीं करती। उसके बाद अगर FIR दर्ज हुई किसी प्रेशर पर तो आप उस FIR का हाल देख लें कि वो FIR जो है वो उसको वापस ले लिया गया। उससे तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो मर्जी करे जनाब, हर 6 महीने के बाद वहां पर चले जाएं, वहां पर जाकर जो मर्जी करें, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें, मज़ार जो है उसकी बेहुरमती करें, उसका तकद्दुस पामाल करें और उसके बाद वहां पर जो मर्जी नारे लगाएं और उसके बाद चले जाएं। सारी कौम जो है वो बेचारी बेबसी के साथ बैठकर देखती रहे कि कौन मसीहा आएगा और कौन इनसे जान छुड़ाएगा, कौन इसके खिलाफ एक्शन लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो सारी कौम ने ये सारा मंजर देखा, सारी कौम तो बेबस बैठी हुई है कि वो बंदा जिसने जो इनके पाकिस्तान का बानी जो है, अगर उसके मज़ार पर ये जाकर सब कुछ होता है तो उस पर अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती,
तो फिर अब इस कौम को मेरा मतलब इंसाफ कौन दिलाएगा? और ए मार्शल साहब फिर क्या करें? मेरे जैसे लोग, बाबर साहब, असद खरल साहब जैसे, आप जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी क्या करें? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती हो रही हो, इस तरह से बेइज्जती की जा रही हो, तो हम बस ये बैठे रहे, हम कानून तो हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम जब सिंध पुलिस भी कुछ नहीं करेगी तो हम सिर्फ देखें? हम इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं, हमारे अंदर ये चीज मर चुकी है। फिर क्या कि हमें पता है कि सिंध पुलिस ने नहीं इस तरह का मुकदमा दर्ज करना कि अगर कायद आज़म के मज़ार पर कल भी जाकर कोई करता है, ऐलान करता है, कहता है मैं करूंगा, कराची में खड़े होकर उर्दू को कोई गालियां निकालेगा, बलूचिस्तान में जाकर, कोयटा में जाकर कोई बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात करेगा, हम बस ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो अपने ऊपर से पूछती रहेगी कि जनाब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, वो कहेंगे नहीं करना, कुछ भी कर लो नहीं करना, और पूरी कौम यहां पर हम फिर आंखें बंद कर ले, कहां जाए? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस कौम में कायद आज़म का, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, उनका अगर लिहाज नहीं, इज्जत नहीं, तो फिर आप इज्जत और लिहाज किसका करेंगे? तो एक चीज़ साबित हो गई ना कि यहाँ पे कानून उसके लिए है जिसके पास ताकत है, और कानून वही होगा जो ताकतवर कहेगा। कानून के लिए आप किताबों को नहीं देखेंगे, कानून को नहीं देखेंगे, आप उसे देखेंगे जिसके पास ताकत है। वो जो कह देगा वही कानून है, लिहाजा उसी के मुताबिक काम होगा। ये बड़े अफसोस की बात है, इस पर तो शर्म आनी चाहिए। ज़मीर मर चुका है, कोई बोलने वाला नहीं। अभी तक सूबे की हुकूमत से, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो जो इंक्वायरी वहाँ पे ऑर्डर की गई थी, उसका भी तो जवाब दें। अभी भी कोई शर्म आती है या नहीं? जो इदारा है आपका फौज का, उसने इंक्वायरी मुकम्मल भी की और एक्शन भी ले ली, और आपकी तरफ से अभी तक किसी की जुबान भी नहीं खुली। ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। ज़मीर मुर्दा है आपका। लेकिन बड़ी सीधी सी बात। शाहिद साहब, ये तो एक इंक्वायरी हुई, लेकिन इस चीज की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो सिंध पुलिस है, जो आईजी सिंध हैं, उन्होंने किसके कहने पे इस्तीफे दिए, किसके कहने पे ये सारा ड्रामा रचाया गया? वो क्या उनको सीएम नहीं बुलाते? कौन कौन से ऐसे काम है जो सिंध गवर्नमेंट उनसे नहीं लेती? कौन कौन से ऐसी चीजें जो उनसे नहीं करवाई जाती? उस वक्त तो उन्होंने रिजाइन कभी नहीं दिया, ये अब जो अचानक रिजाइन दे दिया, इसकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो जी साबित हो गया ना कि ये पुलिस जो है ये किराए के गुंडे हैं। इसमें गुंडागर्दों को भर्ती करते हैं आप, और उनसे वो काम लेते हैं लोगों की मार धाड़ का, किसी को मारने का, किसी को कत्ल करने का। वो काम आप बहुत अच्छे करवा लेते हैं इनसे, क्योंकि ये आपने इनको भर्ती किया हुआ है। ये बात वाजे हो गई और साबित हो गई। अच्छा, इस तरह की पुलिस जो है वो सिवाय गुंडागर्दी के, सिवाय झूठ के, कत्ल गारत के, वैसे ही मैंने कहा ना कि कानून उसका चलेगा जिसके पास ताकत है। उसने जो कह दिया वो कानून है, उसके मुताबिक आप काम करेंगे। अच्छा, देखिए, पुलिस की बड़ी इज्जत और एहतराम अपनी जगह। कई हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, जख्मी हैं, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जब कुछ ऐसा कोई करेगा तो उस पर तनकीद भी होगी कि एक काम गलत हुआ, कानून तोड़ा गया, सबके सामने वीडियोस मौजूद है, लेकिन उस पर अगर आप केस भी दर्ज नहीं कर सकते तो अफसरान से फिर क्या करें? क्या वो खुद अपनी मुद्दईयत में ही दर्ज करा लें? गैरत तो नजर आए, हया शर्म तो नजर आए कि उनके भी कुछ जज्बात मजरू हुए हैं कि कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि सब गलत हुआ, कानून मौजूद है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। असद खरल साहब, उम्मे रुबाब एक बच्ची है और वो अपने चचा, वालिद, अपने दादा के लिए उनका कत्ल हुआ, उसके इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ उसका कि वो बच्ची जाकर भी इसी तरह से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वहां पर जाकर, उनकी खबर पर जाकर। वहां जाने की तो इजाजत नहीं है एक बच्ची को, एक मजलूम बच्ची को। वहां जाकर सिर्फ वो अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ जनाब इनके कहते हैं जी इनकी हुकूमत है, इनके आगे बिलावल भुट्टो की हुकूमत है, तो मैं यहाँ जाकर बताऊं तो सही क्या हो रहा है। और क्या बदकिस्मती है कि आप एक मिसाल दे रहे हैं कि जो बानी पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर जाना, वहाँ पे गुलपाड़ा करना, वहाँ पे उसके तकद्दुस की पामाली करना, वहाँ पे तो आपको इजाज़त भी है, आपके खिलाफ FIR होती है तो वो भी खारिज हो जाती है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसकी कब्र पर जाने पे आप जो है एतराज़ करते हैं और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इससे बड़ी और क्या मतलब उसको कह सकते हैं कि यानी जो सियासतदान, जो हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत, जो उसके ज़िम्मेदारान अगर बानी पाकिस्तान के मज़ार का तकद्दुस जो है उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, उनसे हम क्या तवक्को करते हैं? और ये जो जिस तरह शाहिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, ये जो पुलिस अफसरान हैं
जब इनको वहां पे कराची की सरकारी जमीनों पर कब्जों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त इनकी गैरत नहीं जागती। जब इनको किसी बेवाओं के प्लाटों पर कब्जों के लिए जो बाअसर लोग हैं उस वक्त भी इनकी गैरत नहीं जागती। जब बिलावल हाउस के अतराफ में जायदादों को हथियाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है आसिफ जरदारी या उनके जो साथियों की जानब से, उस वक्त भी इनकी गैरत नहीं जागती। लेकिन जब बानिए पाकिस्तान के मज़ार के तकद्दुस पामाली की FIR दर्ज करने के लिए इनको कहता है तो उस वक्त इनकी गैरत जाग जाती है। और इतनी गैरत की गजब पुलिस रिजाइन दे रही है। ये कौन सी गैरत है? गैरत तो वो होती है कि ये कहते हैं कि हम काटेंगे, ये हमारे वालिद हमारे बाबे कौम है उनकी बाजार की बेरहमती हुई है और तो हम खुद सारी पुलिस इस पर खड़ी होती। ये तो उल्टा है, ये तो काम उल्टा है बाबर डोगर साहब के। वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं, जाओ जाकर जो करना है करो, बाबे कौम के मज़ार पर जाकर तो कुछ नहीं। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नहीं जा सकते आप, वहां जाकर आपने जो मर्जी करना है। सिंध पुलिस जो है ना, उसके अफसरान जो हैं वो बिल्कुल वहां पर आपको खुली छूट देंगे, बल्कि फैसिलिटेट करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप जाकर करते हैं, आप VVIP हैं फिर आप अगर इस तरह कानून तोड़ते हैं। मैं समझ साहब शाहिद लतीफ़ से मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है शाहिद साहब, ये जो एक बयानिया बार बार एक बयानिया कहा जाता है जिसमें अय्याज सादिक साहब असम्बली के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, मियां नवाज शरीफ इस तरह की तकारीर करते हैं, मरियम इस तरह से डायरेक्ट नाम ले लेके जो फ़ौज पाकिस्तान के सिपाही सलाह जो हैं उनको ललकारती हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह का बयानिया जो कि डायरेक्टली हिट कर रहा है पाकिस्तान के अदारों को, उससे जो वो हमारे फौजी जो सरहदों पर बैठे हुए हैं उनके मुराल पर इस पर असर नहीं पड़ता? बहुत बुरा असर पड़ता है और बड़े अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों के लिए आर्मी एक्ट में वो जगह बनाई जाए कि इनको भी वैसे ही डील किया जाए जैसे आर्मी एक्ट जिन पर अप्लाई होता है, और इसी तरह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए इनको सजाएं दी जाएं जिन पर आर्मी एक्ट जो है वो बाकायदा लागू होता है। क्योंकि इनकी ज़ुबान तो इतनी खुल गई कि इनको परवाह ही नहीं, और फिर ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम जो मर्जी कह दें, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के फेवर में और जो मर्जी कहते हो जी वहाँ पे हमें इम्यूनिटी है तो इसलिए आप हमें वो पूछ नहीं सकते, सवाल नहीं पूछ सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बाकायदा जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप जितना खुला छोड़ेंगे उतना ही ये पाकिस्तान का नुकसान करेंगे और कर रहे हैं। एक आम आदमी तो घबरा जाता है ऐसी बातें सुन के कि ये क्या वजह है कि इनको हम किसी भी कानून के तहत नहीं पकड़ सकते। जहाँ कानून का एहतराम है वो तो आपने इसमें देख लिया कि बाबा कौम जो है उनके मज़ार पे जाके गुल गफाड़ा करो, बदमाशी करो, जो मर्जी करो, आपसे पूछा नहीं जा सकता। उनकी पुलिस की आंखों में वो FIR बनती ही नहीं, इस हद तक लाकानूनियत है। लेकिन तो लेकिन शाहिद साहब एक चीज सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन चले वो तो असम्बली है, लेकिन ये जो लाहौर में ये मरियम के जलसों में जो फ़ौज पाकिस्तान पर नारे लग रहे हैं, ये जो वर्दी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर तो कोई एक्शन हो सकता है कि किस तरह से ये तो डायरेक्ट ये तो दुश्मन नहीं कर रहा, जो ये खुद ये कर रहे हैं, ये वर्दी का ये जो गुंडागर्दी है उसके इस तरह के जो नारे लग रहे हैं, ये तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो मुल्क देखे ना, ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, उसके साथ कहो ना आइन को भी इज्जत दो। आइन में लिखा हुआ नहीं है कि फौज के खिलाफ आप बात करने की आपको इजाजत नहीं, तो फिर आइन को तोड़ कौन रहा है जो हर रोज तोड़ता है? कभी खलाई मखलूक और न जाने क्या क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं दुश्मन को खुश करने के लिए। आपको हम कैसे कह दें कि आप पाकिस्तानी हैं? आप पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं है। जो दुश्मन की जुबान बोले और दुश्मन के बयानिए के साथ अपना बयानिया मिलाए, उसको हम पाकिस्तानी कैसे कहें? अगर वो दुश्मन है तो फिर दुश्मन आप भी हैं। फिर आपको तकलीफ क्यों होती है ये नाम सुनकर? फिर आप नारे लगाते हैं। अच्छा, हाल ही में असद करल साहब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं भी मुंतज़िर हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो आर्मी चीफ पर DGISF पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनके पास सबूत होंगे, मैं मुंतज़िर हूँ। अच्छा, सब मुंतज़िर हैं, इसका मतलब ये है कि सबूत अगर होते तो वो कुछ सामने आते। तो ये तो बड़ा चैलेंज किया बिलावल ने कि नवाज शरीफ साहब वो सबूत तो लाएं इलेक्शन रिगिंग के, जिस तरह से बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो जो मर्जी कहते रहे, कोई कानून वहां पर उनके खिलाफ नहीं आ सकता। और मरियम साहब तो कह रही है जी, अब कह रही है कि जी अब वो नहीं है, नून लीग जो है एक गाल पर आप मारेंगे तो दूसरा गाल आगे कर देगी, अपनी बदल चुकी है। तो जुबैर साहब कह के फारिग हो जाते हैं तर्जुमान के, जी वो एक सियासी बयान है।
यानी आप कुछ भी कह दें किसी पर कोई इल्जाम लगा मामला दें। ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेसिकली एक टांट किया और तंज किया कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ साहब इस तरह के जो बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे वो इल्ज़ामात जो लगाए उनके सबूतों का मैं मुंतज़िर हूँ, मैं उम्मीद मुझे और मैं मुंतज़िर हूँ कि वो सबूत दिखाएं। अब मामला ये है कि इस हवाले से आपको पता है जो नवाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म है और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जो उन्होंने एक बात की कि जनाब DGISI ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा, उस हवाले से उस वक्त के DGISI जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, उस हवाले से उसकी तरदीद कर चुके हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इस बात को नहीं दोहराया। मामला ये है कि इस तरह की आप बातें कर रहे हैं और आप कैसे वज़ीर आज़म है कि एक आर्मी चीफ या इवन के एक DGISI जिसको आप खुद तैनात करते हैं, आप वो कहते हैं जनाब उसने मुझे इस्तीफ़ा मांगा। तो ये उस वक्त आप पार्लियामेंट में बताते, उस वक्त कौम को बताते, अगर ऐसी बात होती तो फिर तो बात चले मानने के काबिल थी। अब आपने अज़ाइम के तहत आप लंदन में बैठ के जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो बयानियां आप चलाना चाह रहे हैं और जो फौज के अंदर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश करते हैं, अदलिया के अंदर तकसीम साहब, ये सारा कुछ कब तक चलेगा? पूरी कौम पूछ रही कि ये तमाशा कब तक लगा रहेगा? अल्टीमेटली ये कहां पर जाकर रुकेगा? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसके आगे फुल स्टॉप अब लगना चाहिए, इसको आगे ये तो फिर पाकिस्तान को कमजोर करने वाली बात है। ये तब तक लगेगा जबकि कौम की भी गैरत नहीं जाती। आज भी आप लोगों से सुन लेना शेर आएगा, भाई ये कौन सा शेर है? सर्कस का शेर है जिसके मुंह के अल्फाज आप देख लें, एंटी पाकिस्तान, एंटी फोर्सेस, ये कहाँ का शेर है? तो जब तक कौम ये एहसास नहीं करती, इसको बदलने के लिए फिर आसमान से तो नहीं कोई आएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। कुरान पाक में भी यही बात है कि अल्लाह भी उनके हालात बदलता है जो अपने हालात के लिए सही करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि ये सिर्फ 2-4 लोगों का काम नहीं है, फिर तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। इनको पकड़ा जाए और टांगा जाए तो फिर कहते हैं जी जमहूरियत की आन पे हरफ आ गया है। लेकिन 22 करोड़ अवाम है, उनका फर्ज नहीं है कि जिन्होंने उनको लूटा, जिन्होंने उनके लिए आज भी पूरा बदला और दुश्मनी उठा रहे हैं उनके खिलाफ, उनको पहचान कर उनके खिलाफ अवाम खड़े हों। बिल्कुल सही, यही जमहूरियत है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, वज़ीर सेहत पंजाब से, कि ये जो कोरोना है इसकी वबा अब फिर दोबारा दूसरी लहर में तेज़ी से फैल रही है, कितनी ख़तरनाक है। वैक्सीन का भी कहा जा रहा है वो भी अब आ गई है, तो क्या लोग इस वजह से कुछ ज़रा बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 20,000 से ज़ायद मरीज़ों की तादाद, एक्टिव केसेस जिनको हम कहेंगे, उनकी तादाद 20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और गुज़श्ता दिन की बात करें तो पाकिस्तान में 31,000 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,637 मुतासिरीन की तशख़ीस हुई है। 7,000 से ज़्यादा लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से। असद खरल साहब, ये अब जिस तरह से दोबारा ये लहर आ रही है और फैल रही है कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें नज़र आ रहा है कि जो हलाकतों की तादाद है उसकी शरह है वो पहले से ज़्यादा खुदा न खास्ता नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये कि मुख्तलिफ जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, चाहे आप सिंध की बात कर लें, पंजाब की, दीगर इलाकों की। तो ये अब एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ गया। इसकी वजह यह है कि लोग शायद थक गए हैं, उकता गए हैं कि अच्छा जी SOPs पर कोई अमल ही नहीं कर रहा, और उसी तरह सरकारी स्तर पर गैदरिंग्स हो रही हैं, सरकारी तौर पर उसी तरह काम चल रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, किसी को कोई एहसास ही नहीं। उसामा साहब, ये दोबारा कोरोना की वबा जो है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसकी जो दोबारा लहर आई है, और उसमें बहुत तेज़ी से लोग दोबारा फिर इसमें इस तरह की जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो तशख़ीस हो रही है। बरतानिया के अंदर, बहुत सारे ममालिक के अंदर दोबारा से लॉकडाउन जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। अभी जिस तरह शादी हाल्स के हवाले से बात की जा रही है कि वो 19 नवंबर तक बंद रहेंगे और उसमें गैदरिंग जो है मैक्सिमम 1000 तक हो सकेगी।
और ओपन जो है स्पेस में जो है तकरीबात की जा सकती है, उसकी इजाज़त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो SOPs की आप बात कर रहे हैं, सैनिटाइज़र की बात हो, मास्क की बात हो, शॉपिंग मॉल की बात हो, स्कूल ऑलरेडी क्लासेस जिस तरह हो रही हैं, गैप उसके अंदर भी आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला शुरू है। तो मामला ये है कि जो जिस तरह अब अगर पंजाब की बात की जाए तो उसमें भी लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पे लॉकडाउन जो है उसमें किया गया है। मुस्लिम टाउन है, अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ ब्लॉक हैं, रज़ा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर, इस तरह गार्डन टाउन, क्वेल्टी ग्राउंड, DH, इस तरह मुल्तान के कुछ इलाके हैं, रावलपिंडी जो है उसके अंदर। तो अब मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं दोबारा से सर उठा रही हैं जी। दूसरी अब पॉजिटिव खबर ये है कि एक जो वैक्सीन है उसके हवाले से भी बातें आ रही हैं कि जनाब 90% उसके तजर्बात जो है वो कामयाब हो रहे हैं लोगों के ऊपर, जो उन्होंने रज़ाकारों के ऊपर उसके तजर्बात किए। चाइना के हवाले बात की जा रही है कि वहाँ पे भी वैक्सीन जो है वो भी अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका भी है, फिर बरतानिया के हवाले से बात आ रही है। हमने भी तैयार तो मामला ये है कि जब तक WHO की जानब से उसको बाकायदा अनाउंस नहीं किया जाएगा वो और उसकी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होगी कि जब वो अवेलेबल होगी, जब सब लोगों के पास आएगी, उसने भी बनना है, लगना है, इसमें भी बड़ा वक्त लगेगा बाबर डोगर साहब। तो हम लोग क्यों इतनी बेहतियाती कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीन आ गई है तो आप समझ रहे हैं कि बस कोई दवाई आ गई है। वो वैक्सीन सबको फौरी तौर पर नहीं अवेलेबल हो जानी और पता नहीं कितने भी हफ्ते लग जाएं कि सब लोगों के पास होगी, वो अवेलेबल होगी। और जो बीमारी जिसको लग गई उसको तो नहीं वो लगा सकते, वो तो जो सेहतमंद है उसी को लगाएंगे वैक्सीन। सामा साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब पहला फेज आया था कोरोना का और ये जो दूसरा फेज है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से। सर मैं माफी चाहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब क्या वजह है लोग एहतियात नहीं कर रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो दूसरी लहर है ये ज्यादा खतरनाक कही जा रही है? अमवात की शरह जो है वो पहली लहर से खुदा न खास्ता ज्यादा ही नहीं, जितने लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें से। मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं मुझे आ रही, अगर ज़रा सी वॉल्यूम आप ऊंचा कर दीजिए तो शायद सुनाई दे मुझे। जी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसकी वजह क्या है? बेहतियाती है या पूरी दुनिया में आई तो इसलिए हमारे आनी थी? और ये साथ भी कहा जा रहा है, खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि अमवात की शरह ये पहली लहर से ज्यादा है, यानी जितने लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें से जो लोग जहां बहक हो जाते हैं वो शरह पहले से ज्यादा नजर आ रही है। मेरा ख्याल है अभी तो इस वक्त ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि शरह, आपको पता है कि डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो तो बढ़ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कोरोना का, इस वक्त पंजाब के अंदर हमारा कोई इन्फेक्टिविटी रेट 4.5% पे पहुँच गया है। और ओवरऑल जो हमारे 4 बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और कुछ हद तक गुजरांवाला, ये डेफिनेटली दे आर मोर अफेक्टेड एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। आज के दिन में अगर हम देखें तो 407 केसेस सामने आए हैं और 12 लोग जो हैं वो इंतकाल किए हैं। तो अगर आप ये फिगर्स रखें तो डेफिनेटली दूसरी लहर तो आ गई है, और इस बारे में तो हमने कभी इनकारी नहीं की थी। आपको पता है कि पहले दिन से हम कहे जा रहे हैं बार बार कि कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना यहाँ मौजूद है, हमें हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी पड़ेंगी। आपके सामने है, एक तो सर्दी का मौसम आ गया है, फिर स्मॉग भी ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर बहुत शुरू हो जाती है। इन सारी चीज़ों का भी साथ साथ असर होना शुरू हो जाता है। फिर आपके सामने हैं कॉलेज स्कूल्स भी खुले हैं, फिर हम लोगों ने पाबंदियां जो थी बहुत हद तक कम की हुई थी, लोगों को बार बार कहा था कि हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, लेकिन आपके सामने हैं लोग मास्क भी नहीं पहनते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करते, और उसके अलावा आपको पता है कि इकट्ठ भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। इन चीज़ों को अब मद्देनज़र रखते हुए NCOC ने नई रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसके ऊपर आज हम लोगों ने भी बैठ के एक डिटेल मीटिंग की है और अपनी रिकमेंडेशंस देने लगे, क्योंकि हमें हिफाजती तदाबीरें तो अब बहुत स्ट्रिक्टली इख्तियार करनी पड़ेंगी ताकि फिर ये लहर जो है वो इतनी बढ़ ना जाए कि कल खुदा ना खास्ता हमारा जो हेल्थ सिस्टम है आफ्टर ऑल। लेकिन वैक्सीन के बारे में बताएं। इसमें सबसे जो एक और चीज़ है, जो पहली फेज को हम अब से जो कंपैरिजन करते हैं, पहले सैनिटाइजर नहीं थे, मास्क नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, गवर्नमेंट के पास उस तरह से मेडिसिन नहीं थी, हर चीज़ की शॉर्टेज थी, अवेयरनेस भी अब है। तो अब कंट्रोल करना पहले की निस्बत ज़्यादा आसान नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं
कंट्रोल करना तो नहीं, इलाज करना पहले से बहुत आसान हो गया, हमारे लिए बेहतर हो गया, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में हमने एक्सपीरियंस के साथ इलाज सही करना तो सीख लिया। जैसे हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा मसला ये था वेंटिलेटर्स का, हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एहसास इस बात पे हुआ कि वेंटिलेटर्स से बहुत बेहतर हमें जब हम बाईपैप मशीन्स पे डालते हैं, पॉजिटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं या नेज़ल कैनुलास के साथ देते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स, बजाय ये कि हम एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर जो करते हैं, जैसे जब वेंटिलेटर्स हमने बिल्कुल उनकी तादाद भी बढ़ा दी है, वजह यह कि खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो तो फिर मरीज़ को आखिर में वेंटिलेटर पर डालना। लेकिन एक बात सही है, फर्टिलिटीज़ डेफिनेटली कम होगी, वजह यह है कि ट्रीटमेंट का तरीका बहुत बेहतर होगा। और जिस तरह आपने फरमाया है, बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त पहले हमें पीपीज़ का प्रॉब्लम था, मास्क का प्रॉब्लम था, सैनिटाइजर्स का, दवाइयों का। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब अस्पतालों के अंदर देयर इज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस वक्त दवाइयों का कोई कमी नहीं है। आज हमने मीटिंग अपने सारे जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के MSs और प्रिंसिपल्स की बुलाई थी, जिसमें उनको ख़ास तौर पे हदायत दी गई है कि भाई आप अपने सब जो अपने वार्ड्स जो पहले आपने अब जो खामोश हो गए थे उनको एक्टिवेट कर दीजिए, बिकॉज हमें खुदा न खास्ता ये वेव बढ़ी तो वी माइट हैव टू यूटिलाइज ऑल आवर फैसिलिटीज़। तो ये सारी इकदाम जो है वो तो हम उठाएंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मेरा ख्याल है आपको और मुझको बार बार लोगों के लिए दोहराना चाहिए कि हिफाजती तदाबीर से आप 70% इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगर हम मास्क पहन लें और सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, तो आप यकीन जाने 70% इस पर हम काबू पा सकते हैं। बड़ी बात है ये दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी एम्फसाइज्ड। आप भी मैं भी बार बार बोले तो शायद लोग सुनना शुरू कर दें। जी, आपको ये जहमत देने का मकसद भी ये है कि ताकि और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में हो। ये वैक्सीन के बारे में बताएं, अब दावा हो रहा है मुस्लिम ममालिक की तरफ से वैक्सीन आ गई है, तो इसमें कितनी हकीकत है और कितनी इफेक्टिव होगी, पाकिस्तान में कब तक अवेलेबल हो सकती है? देखिए, हम पाकिस्तान ने तो जो अपना मायदा किया है वो एक चाइनीज़ कंपनी के साथ है, जिसकी वैक्सीन की ट्रायल जो है वो बाकायदा पाकिस्तान में भी रन हो रही थी, UAE में भी रन हो रही थी, और जो मायदा था उसके मुताबिक ये था कि इंशाल्लाह जब ये कामयाब होगी ट्रायल तो पाकिस्तान को जो हमें वैक्सीन की सप्लाई है वो इंशाल्लाह मिलेगी। उसके नताइज जो हैं उनको कुछ चंद महीने लगेंगे। वैक्सीन के ऊपर सिर्फ हम चाइना नहीं काम कर रहा था, आपको पता है वैक्सीन के ऊपर अमेरिका में भी काम हो रहा था, वेस्टर्न यूरोप में भी काम हो रहा था। तो इस वक्त वैक्सीन सब ट्रायल्स पे आ गई हैं, और ह्यूमन ट्रायल का ये मतलब है कि बहुत हद तक आपने बाकी ट्रायल्स जो हैं वो कामयाबी के बाद आप ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, तो बहुत हद तक ह्यूमन ट्रायल आ गए हैं। आज भी अखबार में ख़बर थी कि एक ऐसी वैक्सीन आई है फाइज़र वालों ने जो लेके आए हैं जिसमें कोई 90% सक्सेस रेट है। सो ऑल दीज आर कमिंग इंशाल्लाह। जिस तरह हमने पूरी कोशिश की कि कोविड के दौरानिया में जितने मरीज़ हमारे पास सरकारी अस्पतालों में आते थे, सारे मरीज़ों का फ्री इलाज, महंगे सा महंगा टीका भी उनके लिए अवेलेबल किया। इसी तरीके से हमने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं कि जिस दिन इंशाल्लाह ये वैक्सीन आएगी तो हम वैक्सीन जो है वो परचेज़ करके अपने लोगों को इस वबा से बचाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, क्योंकि एक बहुत अवामी मसला ये भी है महंगाई का। अद्वियात हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। 800 दिन मुकम्मल हो गए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इस बारे में भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 800 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन जब मवाजना किया जाता है कीमतों का तो कहीं दुगनी नज़र आती हैं, कहीं इससे भी ज़्यादा नज़र आती हैं। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है, और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये चीज़ मानी जा रही है। आप असम्बली में देखें, खुद अपने लोग इस चीज़ पर तनकीद करते हैं। हाल ही में दवाइयों के हवाले से कई लोग चीख उठे कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अपोजिशन इतना नहीं कह रही जितने अपने लोग कह रहे हैं, और ये बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमें अपोजिशन से कोई मसला नहीं है, शेख रशीद साहब हों, सब लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन से मसला नहीं है, ये जो महंगाई है ये असल हमारी दुश्मन है, इसको किसी तरह से कम करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, क्यों ये महंगाई इतनी बड़ी कम नहीं हो सकी 800 दिन में? आप देखिए, मैं सिर्फ चीनी की मिसाल दूं, 45 रुपए 88 पैसे
फी किलो चीनी महंगी हुई है ये इन पिछले इतने दिनों में, 800 दिनों में, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो ये सबसे बड़ा चार्ज आपकी हुकूमत पर ये लगता है, महंगाई? देखिए, मेरा ख्याल है उसामा, सबसे अहम चीज़ ये है कि पहले तो आप यू हैव टू रिलेटेड टू द डॉलर। और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इन्फ्लेशन आती है और कीमतें बढ़ती हैं, उसके बारे में तो हमें शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल महंगाई हुई, कोई शक नहीं है। महंगाई, पहले भी हालात हमारे इकनॉमिकली मुश्किल थे, फिर कोविड आ गया और कोविड ने तो आपको पता है बहुत बहुत बड़ी जो दुनिया की इकॉनमीज़ हैं उनके घुटने टिकवा दिए। आपके सामने हैं कि वेस्टर्न यूरोप को आप ले लें, आप अमेरिका को ले लें, देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इकनॉमिकली देयर बिकॉज ऑफ कोविड। अब मकसद ये है, हम भी इस कोविड में से पिछले 7 महीने से गुजरे हैं, लेकिन आपका जो कहना है कि एक गरीब आदमी परेशान है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर हुकूमत ने कुछ ठोस इक़दाम उठाए हैं। मुझे ज़िम्मेवारी, आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेवारी एक मिनिस्टर को मिली हुई है। मेरे पास इस वक्त लाहौर की ज़िम्मेवारी है और पिछले 6 हफ्तों के अंदर कम से कम, जहाँ तक आटे का ताल्लुक़ था, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ था कि आटा अवेलेबल नहीं है, बड़ा दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि गवर्नमेंट जो है 10 से 12 अरब रुपए की सब्सिडी देती है गंदम के ऊपर। जब हम मिल वालों को देते हैं कि आप मेहरबानी करके इस रेट के ऊपर आप मार्केट में अवेलेबल करें, और वो गंदम जो हमने उनको 1400 रुपये में दी, वो गंदम वो आगे 600 रुपये फ़ी मन फ़ायदे के ऊपर और जगह भेज देते हैं, और जितना आटा उनको पीसना चाहिए उतना पीसा नहीं। अब क्योंकि उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की विजिलेंस है, हर फ्लावर मिल के अंदर हमने बंदे बिठा दिए हैं। वी आर इंश्योरिंग कि जो उनको वो दिया गई है, गंदम दी गई है, वो सारी गंदम पे से। तो एक बात तो पक्की हो गई कि इस वक्त बहुत हद तक बाज़ार के अंदर आटे की कमी हमने दूर कर दी है, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर। लाहौर के सहूलत बाज़ार के अंदर ट्रक खड़े हुए होते हैं, मैं ख़ुद जाके इंस्पेक्शन करके आई हूँ। उन ट्रकों में से आप यकीन जानिए 40 से 50% आटा बिकता है। 420 रुपये का 10 केजी का थैला है और 20 केजी जो है वो इस वक्त 840 रुपये में। बाज़ार में भी वैसे भी इस वक्त वो 430 रुपये का बिक रहा है। तो आटे की, जहाँ तक आपने फरमाया था, बहुत हद तक आटे की जो बहरान था उसमें हमने इस विजिलेंस सज़ा दी, फाइन्स किए, फ्लावर मिल्स को सील किया, ये सारे इक़दाम उठाए। और दुख ये होता है कि एक फॉल्स किस्म की, यानी गलत किस्म की मार्केट के अंदर उन्होंने वो जो कहते हैं ना, माफिया ने एक वो कमी पैदा कर दी। इसी तरीके से आपको पता है चीनी के मसले के अंदर अब इस वक्त यकीनन चीनी की कीमत बढ़ी है, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो 110 रुपये तक चली गई थी। अब जब से इंपोर्ट हुई है चीनी में, सहूलत बाज़ार में हमने पहले 85 रुपये की अवेलेबल की थी, अब तकरीबन 83 रुपये की अवेलेबल है। और सब सहूलत इस वक्त लाहौर के अंदर 31 सहूलत बाज़ार है। हर किस्म की चीज़ों की कीमत जो है वो बाकी बाज़ारों से कम है। उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर पड़ा और जगहों पे भी कीमतें कम होनी शुरू हुई। बाज़ार में इस वक्त चीनी जो है 85 रुपये पे। अब हम उम्मीद रखते हैं कि केन क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो गया है और वो जो चीनी की एक किल्लत, वो कहते हैं ना, एक फॉल्स किस्म की वो जो कमी पैदा की थी, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, इमरान खान साहब जी डॉलर का हवाला दिया, डॉलर तो 10 रुपये तकरीबन नीचे आ गया है, जो बड़ी ज़बरदस्त बात कही जा रही है, बड़ी अचीवमेंट कही जा रही है। सरप्लस में अकाउंट चला गया, एक्सपोर्ट्स निस्बतन बड़ी, इंपोर्ट्स कम हुई, तो वो एक खैर दूसरी बात, आम आदमी तो नहीं समझता। लेकिन 10 रुपये अगर डॉलर नीचे आया है तो उसके असरात हमें क्यों नहीं नजर आ रहे? खासतौर पर अद्वियात में लोग बड़े परेशान है कि 200-200%, 300-300% अद्वियात की कीमतें बढ़ गई। लेकिन जी जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताती चली जाऊँ 94 मेडिसिन हैं, जिनमें से मेजॉरिटी तो वो लाइफ सेविंग मेडिसिन थी। ओवर द लास्ट 2003 के बाद इनकी कीमतें नहीं बढ़ी। 2 दफ़ा इन्होंने पहले हुकूमतों के साथ ये बात की थी। 2018 हमारी हुकूमत के आने से पहले की बात मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इंसिस्टेंस के ऊपर बाकायदा पिछली हुकूमत ने यह तयशुदा बात हुई थी कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि नेचुरली अगर सारी दुनिया में इन्फ्लेशन आ रही है,
एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको कोट करती जाऊं, एट्रोपिन का टीका जो पहले 90 पैसे का या 1 रुपए का होता था, अब वो 90 पैसे और 1 रुपए में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस इट, वो 4 रुपए में हो गया। या अगर मैं मैक्सल्फ जो हम लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जो एक्लेम्शिया के दौरे जिनको पड़ते हैं, उसकी कीमत जो थी वो 1.25 रुपये थी, उसकी कीमत बढ़ के जो है अगर 4 रुपये हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज दीज वर लाइफ सेविंग ड्रग्स, या तो ये हो सकता था हम कीमतें ना बढ़ाते, ये दवाइयाँ बननी बंद हो जाती, बिकॉज उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। सो इट हैड टू बी डन वेरी लॉजिकली कि इस लाइफ सेविंग ड्रग्स। जहाँ तक गरीब आदमी का ताल्लुक़ है, हम जिस दिन से आए हैं हमने पूरी कोशिश की है। इस वक्त 34 अरब का बजट है हुकूमत पंजाब का सिर्फ दवाइयों का। ये दोनों जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका 34 अरब का बजट है, जिसमें हर मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल होता है उसकी इमरजेंसी की मेडिसिन, उसकी इंडोर की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर सबसे बड़ी ये बात है हेपेटाइटिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एड्स के लिए, इन सबको दवाइयाँ जो हैं फ्री दी जाती हैं, बल्कि अब हम एक कार्ड भी शुरू कर रहे हैं। फिर हेल्थ कार्ड जो हैं तकरीबन 52 लाख हेल्थ कार्ड बांटे गए। उन हेल्थ कार्ड के तहत जब मरीज़ दाखिल होता है किसी निजी अस्पताल में भी, तो उसको उस कार्ड के मुताबिक दवाई भी वहाँ से मिलती है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि गरीब आदमी जो है उसको बिल्कुल इसकी तंगी ना उठानी पड़े जो ये दवाइयाँ महंगी हुई हैं, क्योंकि नेचुरली हमारे लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि सेहत का जो कहते हैं ना हेल्थ शॉक जिसको हम कहते हैं कि गरीब आदमी का जब बीमारी आ जाए तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए खड़े। उसी सिलसिले के अंदर आपको पता है 52 लाख कार्ड बांटे, और इमरान खान साहब की जो नई अनाउंसमेंट है उस्मान बुज़दार साहब ने उसको बिल्कुल फुली सपोर्ट किया है। पूरे पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह अगले साल में और फिर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जितने पंजाब में फैमिलीज़ हैं, ऑल फैमिलीज़ इन पंजाब आर बीइंग इंश्योर्ड, यानी उनकी इंश्योरेंस हुकूमत खुद करने लगी है। हर बंदे को इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा, हर फैमिली को। हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स 2 करोड़ और 11 लाख के करीब फैमिलीज़ हैं, और इंशाल्लाह पहली गो में हम 50% फैमिलीज़ को सबको इंश्योर करेंगे। ये सारा काम अगर आप देखें वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि गरीब आदमी के ऊपर इस किस्म की महंगाई का बोझ ना पड़े। अब गरीब के बाद मिडिल क्लास, वी आर नाउ वर्किंग टूवर्ड्स इंश्योरिंग। अगर हम इंश्योरेंस कार्ड मिडिल क्लास को भी देंगे तो इंशाल्लाह जो उनकी दवाइयाँ जो उनके अस्पताल के अंदर इस्तेमाल होंगी वो सब उनको मिलेंगी। फिर आप देखिए डायलिसिस की सहूलत जो है वो भी इस कार्ड के अंदर शामिल है, न्यूरोलॉजी की है, ऑर्थोपीडिक्स की है, हर चीज़ हमने 8 मेजर बीमारियां इस कार्ड के अंदर शामिल की हुई हैं। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो डॉक्टर साहब ये तो अगर ये हो जाता है जहां तो तक इनकलाब होगा, बीमारी का ताल्लुक है, ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन क्या ये अभी भी खदशात है? होगा खदशात ये है कि पता नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल रिफ्यूज करेंगे। जी बाबर साहब, एक अहम चीज जो है वो ये है कि सवालात उठाए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नेंस है वो बड़ी वीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, गवर्नमेंट जो है माफियाज के सामने बेबस हो जाती है। डॉक्टर साहब ये सारे इशू भी तो साथ चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप देखिए इस वक्त अगर हम सारे मिलके, और ये जैसे आप पहले सहूलत बाज़ारों की बात की है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हिस्सा था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। लाहौर में मैं आपको बताऊं बाकी ज़िलों के मुकाबले बहुत बेहतर कीमतें थी हमारे सहूलत बाज़ार में, एंड आई थिंक ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं दे वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। अब आ गया जहाँ तक ताल्लुक़ है कार्ड्स का, हेल्थ कार्ड्स का, मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, हेल्थ कार्ड्स हैव बीन वेलकम्ड एवरीवेयर। हम अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना चाहते हैं तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे सबको सेहत की सहूलत देंगे, चाहे वो गरीब है या वो अमीर है, उसके हाथ में उसको कार्ड ज़रूर दे देंगे हुकूमत की तरफ से, ताकि उनको अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े सेहत की तो सेहत की सहूलत की तो उनको सेहत की सहूलत मिल सके। पंजाब के अंदर इस वक्त हमने 235 निजी अस्पताल इम्पैनल किए। निजी अस्पताल के अलावा आपका PIC, आपका RIC, आपका FIC, आपका जितने हमारे कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स हैं वो भी उस कार्ड पे इम्पैनल है।
अब हम लोगों के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके ये कार्ड इस्तेमाल करें। और यकीन जानिए, मैं ख़ुद इसको फॉलो अप करती हूँ। हमारे पास जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स आए हैं उसके सामने 2 लाख से ज़ायद लोग जो हैं ये कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं, इनके थ्रू अपने ऑपरेशन करवा चुके हैं। बल्कि ये कसूर के अंदर सबसे अच्छी हमारी ये यूटिलाइजेशन है कार्ड की। आप हैरान होंगे, वहाँ भट्टी हॉस्पिटल है, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर कैरिंग अ कार्ड विद। चलिए, बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये पूरे पंजाब में, फिर पूरे पाकिस्तान इस तरह से सहूलत होगी और तमाम हॉस्पिटल इस तरह से पूरे पैनल पर होंगे, जिसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कह रहे हैं कि जहाँ जाके चाहें इलाज करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।